नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है खोल दो 1947 की वो काली रात, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच खींची गई लकीरें खून से रंगी जा रही थी। ट्रेन के डिब्बे जो कभी जिंदगी की सैर कराते थे, अब लाशों और चीखों का मंजर बन चुके थे। धूल भरी हवा में बारूद की गंध थी और उस गंध में कहीं एक बूढ़ा आदमी सिराजुद्दीन अपनी बेटी साकिना को ढूंढ रहा था। उसके कांपते हाथों में एक पुराना दुपट्टा था। साकिना का दुपट्टा, जरी से सजा, हल्का गुलाबी रंग, जिसके किनारों पर छोटी छोटी घुंघरुओं की माला थी। वो दुपट्टा सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो साकिना की हंसी थी, उसकी मां की याद थी और अब सिराजुद्दीन की आखिरी उम्मीद थी। सिराजुद्दीन की आंखें धुंधली थी, जैसे उनमें राख जम गई हो। उसकी सांसें भारी थी और हर कदम पर उसका दिल डूबता था। वो एक शरणार्थी कैंप में पहुंचा, जहां सैकड़ों लोग अपनी खोई हुई जिंदगियों को ढूंढ रहे थे। कैंप की जमीन पर बिछी चटाइयां, टूटी फूटी चप्पलें और अधूरी कहानियां बिखरी थी। सिराजुद्दीन ने दुपट्टे को अपनी छाती से लगाया, जैसे वो साकिना को ही गले लगा रहा हो। उसकी उंगलियां दुपट्टे की जरी पर फिसली और उसे साकिना की आवाज याद आई। अब्बू, ये दुपट्टा मैंने अपनी शादी के लिए रखा है, साकिना ने एक बार हंसते हुए कहा था। उसकी आंखों में सपने थे, एक घर, एक परिवार, एक नई शुरुआत। लेकिन दंगे ने सब छीन लिया। साकिना की मां को मार डाला गया और साकिना कहीं खो गई थी। सिराजुद्दीन का मन चीख रहा था, लेकिन उसकी जुबान खामोश थी। वो बस दुपट्टे को थामे कैंप के कोने में बैठ गया। वहां एक चाय की दुकान के पास कुछ नौजवान खड़े थे। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरों पर एक अजीब सी चमक। सिराजुद्दीन ने हिम्मत जुटाई और उनके पास गया। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कोई पुराना रेडियो टूटने की कगार पर हो। बेटा, मेरी साकिना, मेरी बेटी, वो ट्रेन में थी। गुलाबी दुपट्टा, जरी वाला, वही पहने थी। कहीं देखा है उसे? नौजवानों ने एक दूसरे को देखा। एक ने, जिसका नाम रजाक था, मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाचा, चिंता मत करो, हम ढूंढ लेंगे। गुलाबी दुपट्टा, साकिना, हमें याद रहेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था, जो सिराजुद्दीन को सुकून दे गया। उसने दुपट्टे को और कसकर पकड़ा, जैसे साकिना का हाथ थाम लिया हो। रात गहरी हो चुकी थी। कैंप में सिर्फ सिसकियों और प्रार्थनाओं की आवाजें थी। सिराजुद्दीन एक पेड़ के नीचे बैठा, दुपट्टे को अपनी गोद में रखे, साकिना की यादों में खो गया। उसे याद आया जब साकिना छोटी थी और वो उसे कंधों पर बिठाकर मेले में ले जाता था। साकिना हंसती थी और उसका दुपट्टा हवा में लहराता था, जैसे कोई परिंदा उड़ रहा हो। लेकिन अब वही दुपट्टा उसके हाथों में था और साकिना कहीं नहीं। सुबह हुई, सूरज की किरणें कैंप पर पड़ी, लेकिन वहां कोई गर्मी नहीं थी। सिराजुद्दीन की आंखें अब भी साकिना को ढूंढ रही थी। तभी रजाक और उसके साथी वापस आए। उनके चेहरों पर एक अजीब सी हड़बड़ी थी। रजाक ने सिराजुद्दीन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, चाचा, हमने साकिना को ढूंढ लिया, वो जिंदा है। चलो, हम तुम्हें उसके पास ले चलते हैं। सिराजुद्दीन का दिल जोर से धड़का। उसने दुपट्टे को अपनी कमर में बांध लिया और उनके पीछे चल पड़ा। उसका मन आशा और डर के बीच झूल रहा था। क्या साकिना सचमुच जिंदा थी? क्या वो उसे गले लगा पाएगा, या ये सब एक और धोखा था? रास्ते में हवा में उड़ता हुआ दुपट्टा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जैसे साकिना उसे पुकार रही हो। वे एक छोटे से अस्पताल के पास रुके,
इमारत पुरानी थी, दीवारें टूटी हुई और हवा में दवाइयों की गंध थी। सिराजुद्दीन का दिल अब और तेज धड़क रहा था। रजाक ने उसे एक कमरे की ओर इशारा किया। वो अंदर है चाचा, जाओ देख लो। उसकी आवाज में कुछ छिपा हुआ था, जैसे कोई रहस्य जो बाहर नहीं आना चाहता। सिराजुद्दीन ने कमरे में कदम रखा। वहां एक पतले से बिस्तर पर साकिना पड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें बंद और हाथों में वही गुलाबी दुपट्टा। लेकिन वो दुपट्टा अब वैसा नहीं था। उसकी जरी फीकी पड़ चुकी थी और किनारों पर खून के धब्बे थे। सिराजुद्दीन का दिल जैसे रुक गया। उसने साकिना के पास जाकर उसका नाम पुकारा, साकिना, मेरी बच्ची। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे कोई कांच चटक रहा हो। लेकिन साकिना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी नहीं थी। सिराजुद्दीन ने दुपट्टे को छुआ और उसकी उंगलियां खून के धब्बों पर ठिठक गई। उसका मन चीख रहा था, ये क्या हो गया? उसकी साकिना, उसकी हंसी, उसके सपने, सब कहां चले गए? तभी एक डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा ठंडा था, जैसे वो ऐसी त्रासदियों का आदी हो चुका हो। उसने सिराजुद्दीन की ओर देखा और बोला, जल्दी करो, देखो वो जिंदा है या नहीं। सिराजुद्दीन का हाथ कांप रहा था। उसने साकिना के चेहरे को छुआ, लेकिन वो ठंडा था। उसने दुपट्टे को हल्के से खींचा, जैसे साकिना को जगाना चाहता हो। और तभी साकिना के हाथ हिले। उसने धीरे से दुपट्टा खोला, जैसे कोई भारी बोझ उतार रही हो। उसकी आंखें खुली, लेकिन उनमें सिर्फ खौफ था, एक ऐसी चुप्पी जो सिराजुद्दीन के दिल को चीर गई। सिराजुद्दीन समझ गया, उसकी साकिना जिंदा थी, लेकिन उसकी रूह मर चुकी थी। वो दुपट्टा जो कभी साकिना की शान था, अब उसके दर्द का गवाह बन गया था। सिराजुद्दीन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी ज़बान खामोश थी। वो बस साकिना के पास बैठ गया, दुपट्टे को थामे, जैसे वो उसकी बेटी को वापस लौटा सकता हो। अस्पताल का वो छोटा सा कमरा जहां साकिना पड़ी थी, अब सिराजुद्दीन की दुनिया बन चुका था। दीवारों पर पपड़ी उतर रही थी और हवा में दवाइयों की कड़वी गंध तैर रही थी। साकिना का गुलाबी दुपट्टा, जिसकी जरी कभी सूरज की तरह चमकती थी, अब खून के धब्बों से रंगा था। सिराजुद्दीन उस दुपट्टे को थामे साकिना के बगल में बैठा था। उसकी आंखें सूख चुकी थी, लेकिन दिल में एक तूफान उमड़ रहा था। साकिना की सांसें चल रही थी, लेकिन उसकी चुप्पी सिराजुद्दीन को चीखों से भी ज्यादा चुभ रही थी। वो पल अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहा था, जब साकिना ने अपने कांपते हाथों से दुपट्टा खोला था, जैसे कोई भारी साए से आजाद होने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में खौफ था, एक ऐसा खौफ जो शब्दों से परे था। सिराजुद्दीन ने उस खौफ को समझने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका मन डर से सिकुड़ जाता था। उसने साकिना के माथे को छुआ, लेकिन वो ठंडा था, जैसे जिंदगी ने उसे छोड़ दिया हो। अचानक कमरे में कदमों की आहट हुई। सिराजुद्दीन ने पलटकर देखा। रजाक और उसके साथी दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो सिराजुद्दीन को कैंप में मिलने पर भी खटकी थी। रजाक ने आगे बढ़कर सिराजुद्दीन के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में एक बनावटी नरमी थी। चाचा, साकिना अब ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमने उसे बचा लिया। सिराजुद्दीन की नजरें रजाक के चेहरे पर टिक गई। उसकी बातों में कुछ छिपा हुआ था, जैसे कोई सच्चाई जो बाहर नहीं आना चाहती। उसने साकिना की ओर देखा, जो अब भी चुप थी, और फिर दुपट्टे की ओर।
खून के धब्बे अब और गहरे लग रहे थे, जैसे वे साकिना की कहानी चीख चीख कर सुना रहे हों। सिराजुद्दीन का मन बेचैन हो उठा। उसने रज़ाक की ओर देखा और धीमी कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तुमने उसे कहां पाया? क्या हुआ था मेरी साकिना के साथ? रज़ाक ने एक पल को नजरें चुराई, फिर मुस्कुराते हुए बोला, चाचा, दंगे में वो ट्रेन से अलग हो गई थी। हमने उसे एक गांव के पास पाया। बस थोड़ा डर गई थी। अब सब ठीक है। लेकिन सिराजुद्दीन का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने साकिना के दुपट्टे को फिर से छुआ। उसकी उंगलियां जरी के उन धागों पर रुकी जो अब टूटने की कगार पर थे। उसे साकिना की मां की बात याद आई, जो कहा करती थी, ये दुपट्टा साकिना की शान है, इसे कभी मत छोड़ना। लेकिन अब वही दुपट्टा साकिना के दर्द का गवाह बन चुका था। सिराजुद्दीन ने रज़ाक की ओर देखा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सा गुस्सा था। बेटा, मुझे सच बताओ, मेरी साकिना के साथ क्या हुआ? ये खून, ये धब्बे, ये कहां से आए? रज़ाक और उसके साथी एक दूसरे को देखने लगे। उनकी मुस्कान अब फीकी पड़ चुकी थी। एक ने, जिसका नाम हबीब था, आगे बढ़कर बात को संभालने की कोशिश की। चाचा, तुम परेशान हो। दंगे में ऐसा होता है। साकिना को चोट लगी थी, लेकिन वो अब ठीक है। तुम आराम करो। लेकिन सिराजुद्दीन की आंखों में अब आंसुओं की जगह आग थी। उसने दुपट्टे को और कसकर पकड़ा और साकिना के पास बैठ गया। उसने साकिना के हाथ को अपने हाथों में लिया। वे ठंडे थे, लेकिन उनमें एक हल्की सी हरकत थी। सिराजुद्दीन ने धीरे से साकिना का नाम पुकारा। साकिना, मेरी बच्ची, मुझे बता, क्या हुआ? तेरा अब्बू यहां है। साकिना की पलकें हल्की सी कांपी। उसकी आंखें खुली, लेकिन उनमें वही खौफ था। उसने सिराजुद्दीन की ओर देखा, जैसे कोई अनजान चेहरा देख रही हो। उसकी उंगलियां दुपट्टे को और कसकर पकड़ने लगी, जैसे वो उसमें अपनी जिंदगी ढूंढ रही हो। सिराजुद्दीन का दिल टूट रहा था। उसने साकिना के माथे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, बेटी, डर मत। तेरा अब्बू तेरे साथ है। मुझे बता, क्या हुआ? साकिना की ज़बान खामोश थी, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी। उनमें एक ऐसी कहानी थी जो शब्दों से परे थी। सिराजुद्दीन ने साकिना के दुपट्टे को देखा। खून के धब्बों के बीच जरी के एक धागे में कुछ उलझा हुआ था। उसने धीरे से उसे निकाला। ये एक छोटा सा टुकड़ा था, जैसे किसी पुरुष की कमीज का। सिराजुद्दीन का मन सिहर उठा। उसने रज़ाक और उसके साथियों की ओर देखा, जो अब दरवाजे के पास खड़े चुपचाप उसे घूर रहे थे। अचानक साकिना की सांसें तेज हुई। उसने दुपट्टे को अपने सीने से लगाया और धीमी टूटी हुई आवाज में बोली, अब्बू, वो लोग। सिराजुद्दीन का दिल जैसे रुक गया। उसने साकिना की ओर देखा, लेकिन उसकी आवाज फिर खामोश हो गई। साकिना की आंखें बंद हो चुकी थी और उसका चेहरा फिर से वही चुप्पी ओढ़ चुका था। सिराजुद्दीन ने रज़ाक की ओर देखा। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं, बल्कि एक यकीन था। एक ऐसा यकीन जो उसे डरा रहा था। वो समझ गया था कि साकिना के साथ जो हुआ वो कोई हादसा नहीं था। रज़ाक और उसके साथी, जिन्हें उसने अपनी बेटी का उद्धारक माना था, शायद वही उसकी बर्बादी का कारण थे। सिराजुद्दीन ने दुपट्टे को अपनी छाती से लगाया। उसका मन चीख रहा था, लेकिन उसकी ज़बान खामोश थी। वो साकिना के पास बैठ गया, जैसे वह उसे अपने प्यार से वापस लौटा सकता हो। अस्पताल के बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। हवा में अब सिर्फ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में साकिना का दुपट्टा अपनी कहानी सुना रहा था।
खून के धब्बे, टूटी हुई जरी और वो छोटा सा कपड़े का टुकड़ा, ये सब साकिना के दर्द के गवाह थे। सिराजुद्दीन का मन अब सिर्फ एक सवाल से जूझ रहा था। क्या वो इस सच का सामना कर पाएगा या साकिना की चुप्पी उसे भी निगल लेगी? सिराजुद्दीन ने साकिना के माथे को छुआ। वो ठंडा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। उसने धीरे से साकिना का नाम पुकारा। बेटी, मेरी साकिना, तेरा अब्बू यहां है। साकिना की पलकें हल्की सी कांपी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी उंगलियां दुपट्टे को और कसकर पकड़ रही थी, जैसे वो उसमें अपनी आखिरी ताकत थामे हो। सिराजुद्दीन की आंखें दुपट्टे के खून के धब्बों पर टिक गई। वे धब्बे अब एक कहानी सुना रहे थे, एक ऐसी कहानी जो बंटवारे के जख्मों से रची गई थी। उसने साकिना के हाथ को अपने हाथों में लिया, लेकिन वे ठंडे थे, जैसे जिंदगी ने उन्हें छोड़ दिया हो। अचानक कमरे में कदमों की आहट गूंजी। एक डॉक्टर, जिसका चेहरा थकान और उदासीनता से भरा था, अंदर दाखिल हुआ। उसने साकिना की ओर देखा, फिर सिराजुद्दीन की ओर। उसकी आवाज में एक ठंडी सख्ती थी, जैसे वो ऐसी त्रासदियों का आदी हो चुका हो। इसकी नब्ज देखो, जल्दी करो, पता करो जिंदा है या नहीं। सिराजुद्दीन का दिल जोर से धड़का। उसने साकिना के चेहरे को देखा, जो अब भी चुप था। उसने दुपट्टे को हल्के से छुआ, जैसे वो साकिना को जगाना चाहता हो। डॉक्टर ने कमरे की गर्मी से परेशान होकर खिड़की की ओर इशारा किया। खोल दो, यहां बहुत गर्मी है। अरे, कोई सुन रहा है। मैंने कहा बोला खिड़की खोल दो। डॉक्टर की आवाज तेज थी, जैसे कोई आदेश दे रहा हो। और तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने कमरे को सन्नाटे में डुबो दिया। साकिना, जो अब तक बेहोश थी, अचानक डर से सिहर उठी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसका शरीर कांपने लगा, जैसे वो किसी भयानक सपने में फंस गई हो। बेहोशी की हालत में वो अचानक उठ खड़ी हुई। उसकी उंगलियां दुपट्टे से हट गई और उसने कांपते हाथों से अपनी सलवार का नाड़ा खोल दिया। उसकी हरकत यांत्रिक थी, जैसे वो किसी अनजाने डर का शिकार हो। दुपट्टा बिस्तर पर गिर गया और खून के धब्बे अब और गहरे लग रहे थे। सिराजुद्दीन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें साकिना के चेहरे पर टिक गई, जो अब भी बंद थी। वो समझ नहीं पाया कि साकिना ने ऐसा क्यों किया। उसका मन सिहर उठा, जैसे कोई अनजाना सच उसके सामने खुल रहा हो। उसने साकिना की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम ठिठक गए। डॉक्टर ने साकिना की ओर देखा और उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। वो समझ गया था, साकिना के साथ जो हुआ वो कोई साधारण हादसा नहीं था। उसका डर इतना गहरा था कि बेहोशी में भी वो खोल दो सुनकर सिहर उठी थी। उसकी हरकत एक भयानक सच को उजागर कर रही थी। वो बार बार अत्याचार की शिकार हुई थी और उसका शरीर अब सिर्फ डर की यांत्रिक प्रतिक्रियाएं देता था। डॉक्टर की आंखों में एक क्षणिक दर्द झलका, लेकिन वो चुप रहा। उसने साकिना की नब्ज देखी और चुपचाप बाहर चला गया। सिराजुद्दीन साकिना के पास वापस आया। उसका दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी राहत थी। उसने साकिना के चेहरे को देखा, जो अब शांत लग रहा था, जैसे वो अपने डर से आजाद हो चुकी हो। उसने दुपट्टे को उठाया और उसे साकिना के सीने पर रख दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अनजानी खुशी थी। जिंदा है, मेरी साकिना जिंदा है। उसकी आवाज कमरे में गूंजी, लेकिन उसमें खुशी नहीं, बल्कि एक अनजाना दर्द था। सिराजुद्दीन नहीं जानता था कि साकिना का नाड़ा खोलना क्या कह रहा था। वो नहीं जानता था कि उसकी बेटी की रूह अब सिर्फ एक खोखला शरीर बन चुकी थी। वो नहीं जानता था कि रजाक और उसके साथी
जिन्हें उसने साकिना का उद्धारक माना था, शायद वही उसके दर्द का कारण थे। अस्पताल के बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। कैंप में सिसकियों की आवाजें अब भी गूंज रही थी। साकिना का दुपट्टा, जो कभी उसकी शान था, अब उसके बिस्तर पर पड़ा था, जैसे उसकी आखिरी सांसों का साथी। सिराजुद्दीन साकिना के पास बैठा रहा, दुपट्टे को थामे, जैसे वो उसमें अपनी बेटी की खोई हुई जिंदगी ढूंढ सकता हो। लेकिन साकिना की चुप्पी अब एक सच बन चुकी थी, एक ऐसा सच जो बंटवारे के जख्मों से रचा गया था। वो सच सिराजुद्दीन से छिपा रहा, लेकिन दुपट्टे के खून के धब्बे उसे चीख चीख कर सुना रहे थे। साकिना जिंदा थी, लेकिन उसकी रूह मर चुकी थी, और सिराजुद्दीन अपनी अनजानी खुशी में उस सच से अनजान रहा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।